राधे राधे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने आव्यूह को कंप्लीट किया इन्वर्स निकालने के बाद। अभी उसमें एक वीडियो और बनेगा जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बनेगा और आपको उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सारणिक। इंग्लिश में इसे डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि सारणिक होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सारणिक का विकास युगपत समीकरणों को हल करने में किया जाता है। पहला पॉइंट है, सारणिक का विकास युगपत समीकरणों को हल करने में किया जाता है। अब सारणिक एक्चुअल में होता क्या है, इसमें प्रायः दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं और इसके बीच में वर्ग के रूप में राशियों को लिखा जाता है। जैसे यहाँ A1, B1, A2, B2 ये राशियाँ लिखी गई हैं। तीसरा पॉइंट है, सारणिक में सदैव पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। इसका मतलब इसमें रो और जो कॉलम होते हैं उनकी संख्या समान होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमेशा स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग आव्यूह की भांति होता है लेकिन वर्ग आव्यूह नहीं होता है। इसका क्रम तो समान होता है, अर्थात या तो ये 2x2 का होगा, 1x1 का होगा, 3x3 का होगा या 4x4 का होगा। इसी तरह से ये हो सकता है। तो चलिए ठीक है, उसके आगे आखिरी पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सारणिक में जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ होते हैं उसी क्रम का सारणिक होता है। यानी कि जैसे इसमें दो रो हैं, R1 और R2 आप देख सकते हैं, और कितने कॉलम हैं, C1 और C2। तो इसका जो क्रम होता है वो भी कितना हो जाता है, 2x2 का। यहाँ लिखा हुआ है 2x2 का क्रम का सारणिक है। इसमें सबसे खास बात यही होती है कि यहाँ पर एक विकर्ण होता है, इस वाले विकर्ण को जो A1 और B2 एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में A1 B2 द्वारा दर्शाया गया है। इस विकर्ण को मुख्य विकर्ण बोला जाता है। इस विकर्ण को मुख्य विकर्ण बोला जाता है। यहाँ पर A1, B1, A2, B2 ये सारे के सारे क्या होते हैं, अवयव होते हैं। इस सारणी के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो चलिए ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कोई युगपत समीकरण अगर हमको मान लीजिए दिया गया है, A1x B1y C1z बराबर 0, A2x B2y C2z बराबर 0, A3x B3y C3z कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको सारणी के रूप में हल कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हम लोग दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में इसको लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और यहाँ पर क्योंकि तीन रो हैं, R1 R2 और R1 R2 और R3, तो इसी तरह से तीन कॉलम भी हैं, तो इसलिए इसका जो क्रम होता है वो 3x3 का हो जाता है। यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण है वो आप देख सकते हैं, A1 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, A1 B2 और C3 के रूप में। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सारणी का विस्तार करना सीखते हैं कि सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सारणी का विस्तार यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए द्वितीय कोटि के सारणी का विस्तार करना हो, अर्थात 2x2 का, अर्थात हमको किसका करना हो, 2x2 का अगर विस्तार करना हो, तो उसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर A1 B1 A2 B2 लिखते हैं और मुख्य विकर्ण को कुछ इस प्रकार से इंगित कर लेते हैं। ये मुख्य विकर्ण है हमारा, मुख्य विकर्ण को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात A1 और B2 करते हैं, और बीच में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। बीच में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अभी आगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद हमको पता चल जाएगा ये माइनस क्यों लगाया जाता है। और उसके बाद ये दूसरे वाले विकर्ण को, जो कि दूसरी तरफ से इंगित है, A2 B1 कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पहले वाले को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से तृतीय कोटि की अगर सारणी को देखें तो यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 लिख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य विकर्ण भी आप देख सकते हैं। मुख्य विकर्ण कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। वो मुख्य विकर्ण के ही माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A1 एलिमेंट को लिखते हैं। A1 एलिमेंट के सापेक्ष हम यहाँ पर देखते हैं
कि ये जो हमारी रो है और जो हमारा ये कॉलम है, इसके किसी भी अवयव को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। तो साथ में जो बचता है उसको लिखा जाता है। तो बचने वाला पार्ट ये होता है, इसको हम लोग यहाँ पर सारणिक में लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब B2 को लेते हैं, तो B2 के साथ एक माइनस चिन्ह लगाया जाता है। अभी आगे हम बताएंगे कैसे माइनस चिन्ह लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। जब इसको लेते हैं तो ना तो ये आता है और ना ही ये आता है। बचता क्या है आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरे वाले में अगर आएँ, C1 के सापेक्ष अगर देखें, C1 को लिखते हैं तो C1 में ना तो ये आता है और ना ये एलिमेंट्स आते हैं। तो जो एलिमेंट यहाँ बचता है, इस एलिमेंट को यहाँ हम लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब उसके बाद क्योंकि हम 2x2 को यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ भी इसको भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इनको इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ मान क्या आता है, A1। ये सॉल्व होकर मान आ जाता है B2C3 माइनस B3C2। ठीक इसी प्रकार से माइनस B1 A2C3 और A3C2, C1 A2 B3 माइनस A3 B2, कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब यहाँ पर एक नोट हमने मेंशन कर रखा है। इस नोट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस नोट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको हम समझते हैं। लिखा हुआ है, किसी सारणिक का विस्तार किसी पंक्ति या स्तंभ को लेकर किया जा सकता है, परंतु पदों में चिन्ह का क्रम निम्न प्रकार से ही लिखा जाता है। जैसे पहला अगर अवयव लिखना है तो प्लस में लिखा जाएगा, दूसरा अवयव माइनस में, तीसरा अवयव प्लस में, फिर माइनस प्लस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी भी प्लस और प्लस या माइनस और माइनस एक साथ नहीं आ सकते। तो ये चिन्ह लिखने का क्रम होता है, इसी क्रम से यहाँ पर माइनस आ जाता है, क्योंकि पहला एलिमेंट प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा फिर प्लस में। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ से अगर चाहते तो सॉल्व कर सकते थे। इधर से अगर हम A3 को पहले लेते तो A3 को हम प्लस में लेते, A2 को अगर बीच में लेते तो माइनस में लेते, फिर इसको प्लस में लेते। कुछ इस प्रकार से भी सारणी को सॉल्व कर सकते थे। तो सारणी को सॉल्व करने में ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को मानकर सॉल्व करें, आप कॉलम के एलिमेंट्स को भी कहीं से भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सारणिक से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जिनको हमने यहाँ सॉल्व किया है और आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक सारणिक लिखी हुई है। सारणिक को जनरली डेल्टा से या ट्रायंगल से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस सारणी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ दिया गया है, ये आपका मुख्य विकर्ण है 4 और 2। जैसा कि रूल में हमने बताया था कि सबसे पहले विकर्ण को मेंशन करते हैं। विकर्ण हमने मुख्य विकर्ण मेंशन कर लिया। अब 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं। ये कंपलसरी कंडीशन है, क्योंकि दूसरा वाला हमारा पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, तो यहाँ बीच में माइनस लगा दिया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 और 2 8 हो जाता है यहाँ पर, और 6 और 3 माइनस का, क्योंकि 18 होता है, इस माइनस के 18 करते हैं। बीच में माइनस क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाता है। 18 और 8 मिलकर हो जाता है टोटल 26। तो यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल समझ चुके हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल 3x3 को लेकर है। ये 2x2 का एग्जाम्पल था। अब 3x3 का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सारणिक दिया गया है, का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ दिया है, लिख लेते हैं। मुख्य विकर्ण की पहचान कर लेते हैं। मुख्य विकर्ण आ गया। अब जैसा कि हमने अभी सारणी को सॉल्व करना सिखाया था, तो सबसे पहले पहला एलिमेंट हमने यहाँ लिखा। फिर ना तो इधर के एलिमेंट्स को लिखना है, ना तो इधर के एलिमेंट्स को लिखना है, बीच में जो एलिमेंट्स हैं इनको लिखना है। तो हमने यहाँ सारणी के भीतर इसको लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले के लिए हमने वहाँ चिन्ह बताया था कि दूसरा वाला हमेशा किस में लिखा जाता है, माइनस में। तो माइनस का 1 लिखा। माइनस का 1 लिखने के बाद अब क्योंकि 1 यहाँ पर है, तो ना तो ये वाली लाइन ली जाएगी, ना तो ये वाली लाइन के एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो बचा क्या, माइनस का 2 और 3। यहाँ माइनस का 2 और 3 लिखा, यहाँ 0 और 0 बचा, यहाँ 0 और 0 लिखा। तो इस तरह से इसको रख लेते हैं। फिर तीसरा एलिमेंट 3 है, 3 को यहाँ लिखते हैं। तो फिर ना तो इसके एलिमेंट्स लिए जाते हैं, ना तो इसके सापेक्ष एलिमेंट लिए जाते हैं। तो बचा ये, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख लिए जाते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने अभी लास्ट यहाँ पर देखा था, यहाँ पर जिस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता था, इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स यहाँ क्या दिए गए हैं, 2 और 0, 2 शून्य।
2 शून्य शून्य, माइनस चिन्ह लगाते हैं, बीच में क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 0 का, तो ये भी 0 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम -1 लिखते हैं और इसको भी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगी। उसके बाद तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको फाइनली क्या किया जाता है, फाइनली सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाती है तो 0 लिख लेते हैं। माइनस में ये वैल्यू भी आ जाती है 0, इसको भी 0 लिख लेते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ 3 है और अंदर 2 × 2 2 माइनस का 2 आता है और 2 3 6 यानी कि माइनस का 6, यानी कि टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाती है 3 × -8, 8 3 24 यानी कि -24। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। इस तरह का सारणी का मान निकालने का आसान सा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 सारणिकों की समानता का क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर लिया है, यदि सारणिक दी गई है 5a a2 और दूसरी तरफ बराबर का चिन्ह लगाकर समानता का क्वेश्चन है, तो 2 1 3 और 2। तो जैसे हम लोग आव्यूह में देखते थे कि समान होते थे तो इनके पोजिशनल मान जो होते हैं या इनकी स्थितियों के जो मान होते हैं, समान स्थितियों के अवयव के सापेक्ष मान क्या होते थे, बराबर होते थे। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारणी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए हल किया है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को पहले मुख्य विकर्ण की पहचान कर ली, दोनों विकर्णों को सॉल्व किया। यहाँ 5 दूनी 10 हो जाता है और a और a का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस चिन्ह आता है तो माइनस का a² हो जाता है, तो सॉल्व होकर ये वैल्यू आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएंगे और 1 और 3 मिलकर माइनस का 3 हो जाता है। सॉल्व करने पर ये वैल्यू अगर देखें तो 10 - a², 4 - 3 = 1 आ जाता है। अब इसको और कैलकुलेट करें, पक्षांतर करें, 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, 10 माइनस में हो जाता है तो 1 - 10 हो जाता है। और सॉल्व करते हैं इसको तो सॉल्व करने के बाद ये मान जो आता है माइनस में 9 आ जाता है, माइनस में a²। पक्षांतर करें या माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो a² = 9 आ जाता है। फिर इसको वर्गमूल लें, a का मान निकालें तो प्लस माइनस में 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि a का मान यहाँ से निकल जाता है। तो ये समानता का क्वेश्चन है और समानता का क्वेश्चन करने के बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। आगे थोड़ा सा है, आप बढ़ के उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चन पहले पेज में हैं और दूसरे पेज में 12 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। उसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि समानता और सारणी के मान निकालने पर काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारणी का आज पहला वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए और मन लगा के आप लोग सारे क्वेश्चंस करिए। वीडियो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि आप लोग वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक अगर आप वीडियो में नहीं समझ में आता है, कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।